नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं जीटीसी न्यूज। हाजिर एक बार फिर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। आज हरियाणा में क्या कुछ खास रहा, ऐसी कौन सी बड़ी खबरें रहीं, सबकी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी बड़ी सौगात, नारायणगढ़ से 325 अमृत सरोवर जनता को किए समर्पित। जिलों में मंत्री और विधायक भी रहे मौजूद। विजन 2047 को लेकर सीएम सैनी की बड़ी बैठक, विकसित हरियाणा के रोड मैप पर हुआ मंथन। ऊर्जा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर फोकस। हरियाणा विजन 2047 के एक्शन प्लान की गई समीक्षा। भविष्य की जरूरतों पर भी किया सरकार ने मंथन। हरियाणा सीएम और चंडीगढ़ के स्कूलों को उड़ाने की धमकी, आज ही खुले स्कूलों को मिली थ्रेड मेल। मचा हड़कंप, जांच में नहीं मिला कुछ। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को सीएम सैनी ने दिया बड़ा तोहफा, 2100 रुपये बढ़ाया गया वेतन। अब हर महीने मिलेंगे 18,000 रुपए। बढ़ा हुआ वेतन आज यानी 1 जुलाई 2026 से होगा लागू। पीएम स्वनिधि से स्ट्रीट वेंडरों को सहारा, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम बोले, गरीबों के साथ खड़ी है नायब सरकार, गरीबों को आत्मनिर्भर बना रही सरकार। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने नूंह में सुनी जन समस्याएं, 12 शिकायतों का मौके पर ही किया समाधान। 4 मामलों में मांगी विस्तृत रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में 15 अमृत सरोवरों का लोकार्पण, 8 करोड़ 85 लाख की लागत से बने अमृत सरोवर। अमृत सरोवर योजनाओं को मिली नई गति, मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया लोकार्पण। बोरवेल में फंसे निर्वैर को नहीं बचाया जा सका, अंबाला में 21 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ और आर्मी के 15 प्रयास भी नहीं हुए सफल, गांव में परसा मातम। पलवल में भूपेंद्र हुड्डा ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, बोले विधायक के घर चली गोलियां, सरकार से मांगा जवाब। मनोहर लाल के बयान पर भी किया गया पलटवार। और हरियाणा में प्री मानसून की बारिश, गर्मी से मिली लोगों को राहत। 6 जुलाई तक मौसम रहेगा खराब, एडवाइजरी जारी। और अब खबरें विस्तार से। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई है। योजना के अनुसार स्ट्रीट वेंडरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण प्रदान किया जा रहा है। पहली किस्त में 15,000 रुपये व दूसरी किस्त में 25,000 रुपये और तीसरी किस्त में 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं, ताकि पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़े हुए गरीब व्यक्ति को भी योजना का लाभ मिल सके और वे आर्थिक तौर पर मजबूत बन सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, ताकि मध्यम व गरीब लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि गरीब कल्याण को अंत्योदय की नीति को लेकर कार्य किया जाए। नायब सरकार इस पर कार्य कर रही है और प्रदेश के गरीब लोगों को लगातार योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज इसमें पीएम स्वनिधि से 20 लोगों को लाभान्वित किया और हम लगातार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और नायब सिंह सैनी सरकार की जो भी जनप्रतिनिधि जन कल्याणकारी योजना, उनको लगातार नीचे अंतिम व्यक्ति तक, मध्यम और गरीब परिवार तक उसका कैसे लाभ मिल सकता है, उसके लिए काम करते हैं। और मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा जो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, गरीब कल्याण अंत्योदय, उस पर काम कर रहे हैं और उस पर काम हो भी रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हर व्यक्ति जो इसका लाभार्थी है उसको लाभ मिल रहा है। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने नूंह जिले में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 16 परिवादों पर सुनवाई की गई, जिनमें से 12 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष 4 मामलों में संबंधित विभागों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई और जल्द ही उसे निपटाने के निर्देश दिए गए। बैठक में नूंह अनाज मंडी में लंबे समय से बनी पेयजल समस्या का मुद्दा प्रमुख रहा। शिकायतकर्ता ने मंत्री को बताया कि मंडी में व्यापारी, किसान और मजदूर लंबे समय से पीने के पानी की परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा इसका समाधान नहीं किया गया। इस पर मंत्री ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों से जवाब तलब किया। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अंदर 6 शिकायतें तो ऐसी थी जो पहले ग्रीवेंस कमेटी की पेंडिंग थी और 10 नई शिकायतें थी। टोटल 16 शिकायतें थी, जिसके अंदर 12 शिकायतों का निवारण हो गया, 4 पेंडिंग छोड़ी गई हैं। 4 में से भी 2 इंफॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेटिव हो जाएंगी और 2 पर और कार्रवाई करके उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी।
आज इस तरीके का हो रहा है। कुछ शिकायतें ऐसी आती हैं ग्रीवेंस में जिनका कोई औचित्य नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये सब उन लोगों से भी अपील करना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से और अधिकारियों से भी कि जिसके लिए ये ग्रीवेंस कमेटी में कुछ हो नहीं सकता, ऐसे पुराने मामले हैं जो लैंड से रिलेटेड हैं, जो कि जिनका जो कोर्ट के अंदर ही जिनका निवारण हो सकता है, वो यहाँ ना लगाएं। लोगों से भी अपील मैं ऐसी करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी जो जैसे भी हम लोग अपना भरपूर प्रयास करेंगे कि जो भी यहाँ पर जितनी भी शिकायतें आए वो उनका कोई ना कोई निवारण हो, नहीं तो उसे हम लोग रास्ता दिखा सकें कि कहाँ जाए, क्या जाए, उसे आगे उसमें कहाँ जाने से उसे सोल्यूशन मिलेगा, ऐसा प्रयास आज रहेगा। आपका पहला दिन था, काफी नरमी देखी गई, क्या कहना है? नहीं, आज पहला दिन था, अधिकारियों को भी पता लग जाए, नरमी की कोई बात नहीं है, लेकिन अधिकारी जो है अपना काम अच्छे तरीके से करें। निर्देशकों के किसी को भी मौका जरूर देना चाहिए। सिर्फ यही करना एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है किसी को सस्पेंड कर दो, किसी को चार्जशीट कर दो, किसी को वो कर दो। अगर अधिकारी अच्छा काम करेंगे तो हम उन्हें उनको अप्रिशिएट करने का काम भी करेंगे, लेकिन जो लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो जनता का काम है, जवाबदेही जितनी उनकी उतनी मेरी भी है, तो इसलिए ये हायरार्की है, कोई उसे देखेगा, चेक करेगा, लेकिन जवाबदेही हमारी भी है। उनका सही तरीके से उनकी जितनी भी दिक्कतें उनका निवारण हो सके, हम सबका सामूहिक प्रयास रहेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा कुरुक्षेत्र में आयोजित अमृत सरोवर कार्यक्रम में पहुंचे। मंत्री राणा ने 8 करोड़ 85 लाख रुपए से तैयार किए गए 15 अमृत सरोवरों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने अंबाला में हुए बोरवेल हादसे पर भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसे हादसों से सभी को सबक लेने की जरूरत है। उन्होंने किसानों और आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि बोरवेल को कभी भी खुला ना छोड़े और सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम करें ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके। जो हमारे 15 सरपंच आ रहे हैं यहाँ पर 15 गांवों के तालाब जो है उनका तो वो उद्घाटन हमने कर दिया। ये योजना तो एक स्वच्छ भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी, वे स्वच्छ भारत, लेकिन भारत के अंदर 37 राज्य हैं, हरियाणा प्रदेश हमारा राज्य है, तो इसको भी स्वच्छ रखना हमारा काम है, तभी जाके हम 2047 का लक्ष्य हासिल कर पाएंगे विकसित भारत का। और विकसित भारत का मतलब है भी स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत, और इसी तरह से हर वर्ग आत्मनिर्भर बने, खेत भी आत्मनिर्भर रहे, इंडस्ट्री भी आत्मनिर्भर रहे, हमारे कारोबार भी आत्मनिर्भर रहे, ताकि हम अपने 2047 के लक्ष्य को हासिल कर सके। उसके लिए स्वच्छता अभियान जो अमृत सरोवर के नाम से जो योजना है, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के टाइम में भी ये शुरुआत हुई थी, और माननीय मोदी जी ने जब से 2014 से वो प्रधानमंत्री बने तब उनकी सोच स्वच्छ भारत की थी, जिसको अब माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी तन मन से लगाकर पूरे प्रदेश का स्वच्छता का काम, अमृत सरोवर का काम पूरा करने के लिए लग रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठाए ही, साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा इमरजेंसी पर इंदिरा, संजय और बंसीलाल को दलाल कहे जाने पर कहा कि बंसीलाल के साथ भाजपा ने प्रदेश में सरकार चलाई थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायक के घर पर गोलियां चल रही हैं तो फिर प्रदेश में कानून व्यवस्था कहाँ रही। प्रदेश में चल रही SIR पर उन्होंने कहा कि गलत वोट जुड़ने नहीं देंगे और सही वोट को वह कटने नहीं देंगे। इसी उद्देश्य के साथ कांग्रेस पार्टी प्रदेश में लगातार काम कर रही है। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कई विधायक और कांग्रेस नेता मौजूद रहे। अपने तेवित्य साहब के बड़े भाई स्वर्गवास हुए हैं, संतुष्ट है, अच्छा परिवार है, अच्छी उम्र लेके गए, वो 87 साल के थे, सबको जाना है, अच्छा परिवार छोड़ के। प्रदेश में SIR चल रही है, क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है और कांग्रेस का एक ही मोटो है कि अपनी वोट कटने नहीं देना, जायज वोट और नाजायज बनने नहीं देना। जी, मनोहर लाल का बयान आ रहा है, एक मनोहर लाल का इमरजेंसी में बयान आ रहा है कि संजय, इंदिरा और बंसीलाल जिम्मेदार दलाल हैं, आपातकाल के 3 दलाल। मनोहर लाल का बयान है। देखिए, बंसीलाल जी की सरकार थी, बीजेपी क्यों समर्थन कर रही थी। और क्या कहना चाहोगे, प्रदेश में किस तरह के हालात हैं आज कानून व्यवस्था को लेकर? में नहीं रहा, इंदिरा गांधी
विश्व की मानी हुई नेता दुनिया में नहीं है, उनके बारे में कोई डिस्कशन की चर्चा नहीं है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कांग्रेस विधायक के घर पर गोलियां चली? कानून व्यवस्था चरमरा गई है, कोई कानून जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा? फरीदाबाद के मचगर गांव में उस समय जश्न का माहौल देखने को मिला जब गांव के होनहार युवा तुषार मीणा भारतीय सेना में डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनने के बाद अपने घर पहुंचे। गांववासियों ने उनका भव्य स्वागत किया, जहां खुली जीप में विजय जुलूस निकालकर देशभक्ति के गीतों के बीच पूरे गांव में सम्मान के साथ उन्हें घुमाया गया। तुषार ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और गाँव वालों के सहयोग को दिया। वहीं युवाओं से देश सेवा के लिए आगे आने की अपील भी की। सारे गांव वालों का सपोर्ट था और बहुत मेहनत करी, मेरे घर वालों ने भी बहुत मेहनत करी है मेरे को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए, और बड़ा गर्व की बात है कि मैं इस मुकाम पर पहुंचा। कितना परिवार का सपोर्ट मिला है आपको? देखो, मैंने मेहनत करी है, पर मेरे से ज़्यादा मेहनत मेरे घर वालों ने करी है, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहा हूँ 7 साल और फिर उसके बाद नेशनल डिफेंस अकेडमी में मैंने दाखिला लिया। हर समय मेरी मम्मी, जब भी हम जाते थे तो मेरी मम्मी हमेशा आँख में आंसू रहते थे, तो मेरी मम्मी के लिए ज़्यादा बड़ा सेक्रीफाइस है, मेरे लिए तो फिर भी ट्रेनिंग की बात। फरीदाबाद जिले को गौरव है आपके ऊपर, घमंड है आपके ऊपर कि आपने इतना बड़ा जो खिताब जीता है देश के लिए, और किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से आपका गांव में स्वागत हुआ? जी, बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया गया है मेरा, और मैं चाहता हूं कि यहाँ के बच्चे भी मेरे से एक प्रेरणा ले और आगे बढ़ के फौजी बने। बहुत बड़ी खुशी हो रही है, सबसे बड़ी खुशी गांव की है, सबके पूरे परिवार पूरे गांव की है। दादा दादी का आशीर्वाद है, सबका पूरे गांव के ताऊ चाचा सबका पूरे परिवार का आशीर्वाद है, और बहुत खुश, बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज मेरे गांव का बहुत सम्मान बढ़ चुका है। मेरा छोटा भाई तुषार, आज इन्होंने डायरेक्ट लेफ्टिनेंट जो लगकर आज पूरे गांव का नाम रोशन किया है, क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मैं तो अपने भाई को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगा और भाई का सम्मान करूंगा कि इन्होंने आज जो मेरे को गर्व था वो आज मेरा पूर्ण करा दिया। मेरी सबसे पहली चाहत ये थी कि मेरा क्षेत्र पढ़ लिख कर आगे बड़े अफसर बने। आज मेरे छोटे भाई ने इस चीज को कामयाबी करके और मेरे को ये सीधा डायरेक्ट पूरे क्षेत्र को सम्मान दिया है। मेरे को बहुत खुशी है, हमारा भांजा आज इस पैर में पहुंचा है। हमारी फैमिली को ऐसा नहीं था, हमें बहुत बेहद खुशी है। इस गांव पे बहुत नाम रोशन करा उसने, अपनी फैमिली का रोशन करा है। हमें बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बेहद, इसकी कोई शब्द नहीं है मेरे पास बताने के लिए कि कितनी खुशी हो रही है। बहुत बड़ा काम हुआ है हमारे परिवार के अंदर। एक बच्चे ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई हमारे परिवार दूर दूर तक कोई कर नहीं पाया, हमारे समाज के लिए और देश के लिए। हाँ, बहुत, हमें तो इतनी खुशी है कि शब्दों से बयान नहीं कर सकते। उसके माँ बाप इतने धन्य हो गए आज उस बच्चे की कामयाबी को देख के, और हम भी उसके साथ साथ धन्य हो गए। करनाल से सामने आए एक मामले ने अवैध गर्भपात कराने वाले कथित झोलाछाप नेटवर्क पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में गंभीर हालत में पहुंची एक महिला की जांच करते करते करनाल स्वास्थ्य विभाग की टीम उत्तर प्रदेश के कैराना और शामली तक पहुंच गई। जांच के दौरान कथित तौर पर एमटीपी से जुड़ा सामान, दवाइयां और पैसों के लेन देन के सबूत भी वहां से मिले। स्वास्थ्य विभाग ने 3 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई की सिफारिश की है और ऐसे मामलों पर रोक लगाने की मांग की। कल्पना चावला से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी वहाँ के गायनेकोलॉजिस्ट से कि कोई लेडी ऐसी एडमिट हुई है जिसका यूट्रस पूरा फटा हुआ है और बच्चा वहाँ से निकल के ऊपर एब्डोमेन में आ रहा था और पेशाब की नाली को भी रप्चर किया गया था। तो उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पे आज यहाँ सीएमओ मैम ने टीम बना के हमें भेजा। आज पहले हम कल्पना चावला गए, कल्पना चावला में हमने उसके सारे बयान लिए और जो उसका अटेंडेंट था उसके भी सारे बयान लिए जो उसके साथ था उस वक्त पे, और वहाँ से हमारी टीम यूपी के लिए निकल गई क्योंकि उसके बयानों में ये था कि जो एमटीपी हुई है वो कैराना में हुई है और उसको ही हम साथ लेके कैराना चले गए। वहाँ पे उसी हॉस्पिटल जो आरब हॉस्पिटल था वहाँ पे गए और वहाँ पे वही 2 बैठी हुई थी लेडीज़, जो एक अपने आप को एएनएम बता रही थी और दूसरी का हमें कंफर्म नहीं हुआ कि कौन थी। उन दोनों ने ही वहाँ पे एमटीपी की थी और वहाँ से जब हमने पूरा सामान खंगाला तो उसमें हमें एमटीपी के सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिल गए और कुछ दवाइयाँ भी मिली। उसको हमने लेके जब हमने उससे पूछा, वो बोले कि ओनर तो कोई और है। उस ओनर को हम ट्रेस करते करते शामली पहुँच गए देव हॉस्पिटल। तो वो ओनर तो वहाँ से शायद उस वक्त निकल गया और वहीं पे बैठ के हमने वहाँ की टीम को वहाँ पे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जैसे ही हम कैराना से निकले, और वहाँ के नोडल ऑफिसर भी आ गए डॉक्टर जमील, और उनके साथ बैठ के हमने ये पूरा स्पॉट मेमो और वहाँ पे कार्यवाही की और उनको हमने एफआईआर दे के आए हैं। सिरसा पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पंजाब पुलिस ने
कुख्यात बच्चा गैंग के एक सक्रिय गैंगस्टर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 3 अवैध पिस्तौल, 81 जिंदा कारतूस और 6 लाख रुपए की संदिग्ध नकदी बरामद हुई है। शुरुआती जांच से सामने आया कि आरोपी किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस अब तीनों को रिमांड पर लेकर हथियारों की सप्लाई, नकदी के स्रोत और गैंग के नेटवर्क से जुड़े अहम पहलुओं की जांच करने में जुटी हुई है। हमारे एसपी साहब सिरसा श्री दीपक सारण जी के नेतृत्व में हमारी सीआईए इंचार्ज श्री रविंद्र इंस्पेक्टर साहब की टीम ने कल 3 हार्डकोर क्रिमिनल को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, जिसमें एक गोरू बच्चा गैंग के जो है गोरू बच्चा खुद है, एक अंकुश है और एक विकास रेडू। 3 व्यक्तियों को काबू करके उनसे हमने 3 पिस्टल और 81 कारतूस हमने कल बरामद किए हैं। किस तरह से ये गैंग सर काम करता था? ये देखिए, हत्या और 307 के इसके ऊपर काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। तो ये कहाँ एक्टिव रहे सर? पंजाब में ही है या अपने हरियाणा में कोई वारदात की? पंजाब में ज़्यादा एक्टिव रहे। पंजाब क्या केस हैं इनके ऊपर सर? हत्या के हैं और 307 के केस हैं इनके ऊपर। फिलहाल सिरसा में कितने दिनों से कुछ ऐसा पता चला भी? कितने दिनों से? देखिए, अभी तो हमने इनको रात को ही काबू किया है। अभी इनको रिमांड पर लेकर के गहराई से पूछताछ की जाएगी कि ये किस चीज़ की फिराक में यहाँ आए थे, क्योंकि 3 असले इनसे बरामद हुए हैं और 81 के करीब कारतूस इनसे बरामद हुए हैं। कौन से बोर क्या सर? ये पिस्टल जो है .30 और .45 का। कुछ कैश भी? 6 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। तो सिरसा में सर कहाँ पर इनको दबोचा पड़ा? ये रिलायंस पेट्रोल पंप है हमारा, डबाली रोड। जी। किस पे सवार थे ये फॉर्चूनर गाड़ी थी। तो ये इतनी बड़ी रकम इनके पास कैसे आई? कुछ वो देखिए, अभी इनको कल शाम को ही हमने काबू किया है, तो अभी इनको रिमांड पर लेकर के गहराई से और पूछताछ की जाएगी और सच्चाई का पता लगाया। पंजाब पुलिस से भी संपर्क किया गया है? जी, बिल्कुल। इनका पिछला रिकॉर्ड जो है वो पूरा हासिल करेंगे अभी, और जो ये किस चीज़ की वारदात किस कारण से यहाँ आए थे वो सारी इनसे गहराई से पूछताछ की। ये तीनों सर रहने वाले कहाँ के हैं? ये जो विकास ये है गोरू बच्चा है, ये तो लुधियाना का है, और ये बाकी 2 हैं वो भी हरियाणा के। ये हरियाणा के। हरियाणा में सर कहाँ पर? सिरसा के हैं। कुरुक्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई है। भाखड़ा नहर में 3 दिन पहले नहाते समय डूबे 11वीं कक्षा के छात्र रोहित का शव आखिरकार गांव किरमच के पास नहर से बरामद किया गया। गोताखोर प्रगट सिंह ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकालकर पुलिस के हवाले किया। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम लगातार 3 दिनों से सर्च अभियान चला रही थी। रोहित उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला था और गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने मामा के घर आया हुआ था। इस हादसे के बाद गोताखोरों ने लोगों से नहर में नहाने से बचने की अपील की है। आखिरी उम्मीद फाउंडेशन गोताखोर प्रगट सिंह सालों से इंसानियत की फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा निभा रही है, बिना सरकार बिना प्रशासन की मदद से, देश विदेश में बैठे हमारे बहन भाइयों के सहयोग से। तो 2-3 दिन पहले आप मीडिया के माध्यम से आप सभी ने खबर देखी थी कि यूपी बदायूं का 18 साल का रोहित कुरुक्षेत्र नरवाना ब्राश नहर के अंदर नहाने के दौरान डूब गया था। तो उस दिन हम रतिया थे, वहाँ पर हमने 2 शव बरामद किए थे। तो उसके बाद हम अगले दिन परिवार के पास पहुंचे, काफ़ी सर्च किया लेकिन बॉडी नहीं मिली। लेकिन हर परिवार की तरह हमने इस परिवार से भी वादा किया था कि चाहे रात को 2 बजे भी आपको कुछ भी नज़र आए, हम पहुंचेंगे और आपकी मदद करेंगे हर परिवार की तरह। तो रात तकरीबन 1:31 के आसपास परिवार को एक सिर दिखाई दिया, जो हो सकता था वो नारियल था या सर था। तो उसके बाद परिवार ने कहा तो आप पहुँचो। उसके बाद परवीन और मामू ये मौके पर किरमच से पहुंचे, इसके बाद मैं पहुंचा। तो तकरीबन 2 किलोमीटर के दायरे में जब हमने उसको चीज़ को सर्च किया तो वो इनका शव था, जिसकी शिनाख्त हो चुकी है। और दुखद है, एक नौजवान बच्चा इस तरह हादसे का शिकार हो गया और महज 2 महीने बाद उसकी शादी थी। तो हम अपने आप में सोच सकते हैं कि 2 महीने बाद जिस घर में शहनाइयाँ होनी थी, खुशी होनी थी, आज उस घर में उस बच्चे की बॉडी जा रही है, तो अपने आप में बहुत दर्दनाक है। और आपके माध्यम से भी सभी से अपील है कि नहर नदी तालाबों से दूर रहें। पलवल नगर परिषद में बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या से निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। शहर भर में नालों और नालियों की सफाई अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। परिषद का दावा है कि पंप सेट से लेकर कर्मचारियों तक सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, ताकि बारिश के दौरान लोगों को जल भराव की परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि कई स्थानों पर अब भी नालों में गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नगर परिषद ने शहरवासियों से अपील की है कि वह नालों और नालियों में खुले में कूड़ा और कचरा ना डालें, ताकि जल निकासी व्यवस्था बाधित न हो और शहर स्वच्छ बना रहे। मानसून को देखते हुए नगर परिषद पलवल ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मानसून की तैयारियों के लिए नगर परिषद की सारी टीमें, सारे कर्मचारी पूरी तरीके से तैयार हैं। शहर के लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जो संवेदनशील जो स्थान है, जहां पानी की
जल भराव होता है, उन सभी स्थानों से जल निकासी करने के लिए पंप सेट वगैरह सभी तैयार हैं। और शहरवासियों के लिए मैं अपील करना चाहूँगा कि वो, क्योंकि मानसून का सीज़न है, तो इस दौरान खुले में कूड़ा ना डालें, नालियों के अंदर कूड़ा ना डालें, जिसकी वजह से कई बार नाले नालियाँ चौक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो इसका मैं अपने नागरिकों से आग्रह करना चाहूँगा। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए GTC न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।